दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सवाल है। इंसान आखिर दौड़ता क्यों है? सीरियसली, आज हम लोग जिम जाते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, ट्रैक पे रन करते हैं, लेकिन ये ज़रूरत आई कहाँ से? ये बॉडी जो हमारे पास है, ये मूवमेंट के लिए बनी कैसे और एवोल्यूशन ने इसको कैसे शेप किया? और फिर अगर बॉडी नेचुरली मूवमेंट के लिए बनी है, तो कैसे स्पोर्ट्स साइंस ने उसे कितना आगे तक पुश किया और वो कैसे किया? आज हम ये सब कुछ देखेंगे, बिल्कुल शुरू से, हंटर गैदरर से भी पहले से, एवोल्यूशन से, नंबर्स से, और फिर समझेंगे कि स्पोर्ट्स साइंस आखिर होती क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण पथरिया और ये है मिराक्यूल्स हाई परफॉर्मेंस लैब, जहां आपका बहुत स्वागत है। अब पहले समझते हैं कि इंसान क्यों मूव करता है और एवोल्यूशन की कहानी। अब समझते हैं कि ये ज़रूरत कहाँ से आई, क्योंकि स्पोर्ट्स साइंस को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि इंसान का बॉडी मूव करने के लिए बना ही क्यों। तो दोस्तों, आज से लगभग 7 मिलियन साल पहले हमारे इंसेस्टर्स एप्स थे। जंगल में रहते थे, ट्रीज पे, खाना ऊपर ही था और पानी पास में था, तो ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं थी। फिर अफ्रीका की क्लाइमेट बदली, जंगल सिमट गए, खुले ग्रासलैंड्स आ गए, जिस सवाना कहते हैं हम लोग से। और इन खुले मैदानों में सरवाइव करने के लिए हमारे एंसेस्टर्स को 2 पाँव के खड़े होकर चलना पड़ा। अब एक प्रोफेसर है डेनियल लिबरमैन, जिन्होंने एक पेपर लिखा है, जो है प्रोफेसर ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि लिखते हैं बायपेडल। सो बायपेडल मीन्स जब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 पाँव पे चलता है उसे बायपेडल कहते हैं। तो उनके मुताबिक बायपेडल वॉकिंग इवॉल्व प्राइमरली टू हेल्प अर्ली होमिनियंस, जिसमें होमोसेपियंस भी आते हैं, efficiently to cover longer distance to forage across the open अफ्रीकन सवाना। अब इसका मतलब सिंपल वर्ड में यह है कि इंसान इसलिए 2 पाँव पे चला क्योंकि खाना ढूंढने के लिए ज्यादा दूर जाना पड़ता था। ये कोई फिटनेस चॉइस नहीं थी, ये था सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए उसने करना पड़ा। और एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी उन्होंने बात किया कि चिंप को उसी डिस्टेंस के लिए 2 गुना ज्यादा कैलोरीज चाहिए जो इंसान को चाहिए। तो एवोल्यूशन ने हमें वॉकिंग के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफिशिएंसी के साथ डिजाइन किया है। अब हम समझते हैं हंटर गैदरर्स के टाइम का एरा। एक और साइंटिस्ट है ओक की, जो 2010 में उनकी एक स्टडी है अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन पीयर रिव्यूड, हंटर गैदरर्स करके। उसमें उन्होंने लिखा है कि हंटर गैदरर्स डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर्स फॉर फिजिकल एक्टिविटी वर एटलीस्ट 800 to 1200 किलो कैलोरीज, approximately 3 to 5 times more than the average adult today। जितना आज हम एनर्जी यूज करते हैं, कैलोरीज बर्न करते हैं, उससे 3 से 5 गुना ज्यादा उनका डेली का एनर्जी कैलोरी कंजम्पशन, कैलोरी बर्न था। एवरेज डेली डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम बाय द हंटर गैदरर वाज इन द रेंज ऑफ 6 to 16 किलोमीटर्स। मतलब एक हंटर गैदरर रोजाना 6 से 16 किलोमीटर चलता या दौड़ता था, सिर्फ खाने के लिए एक दिन में। कंपेयर करो अपने आप से, हम लोग से। आज कितने लोग 6 किलोमीटर भी रेगुलरली चलते हैं एवरी डे? अब हमारा जिम मेंबरशिप, उनका जिम मेंबरशिप नहीं था, उनकी जिंदगी ही उनका जिम था। भारी लोड्स कैरी करना, क्लाइंबिंग करना, डिगिंग करना, लिफ्टिंग करना, ये सिर्फ उनके डेली रूटीन का ही पार्ट था। फिर एक कॉन्सेप्ट आया परसिस्टेंस हंटिंग का। ये थी इंसान की एवोल्यूशनरी सुपर पावर। नाउ ब्रिटानिका के हिसाब से एक स्टडी है 1984 और लिबरमैन और ब्रैम्बल की, नेचर 2004, जिसे हम कहते हैं परसिस्टेंट हंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ हंटिंग वेयर अ हंटर ड्राइव्स प्रे टू एग्जॉस्शन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग, यूजुअली इन हॉट कंडीशंस। सिंपल लफ्जों में, हमारे एंसेस्टर्स किसी जानवर से तेज नहीं दौड़ सकते थे, लेकिन वो एक काम कर सकते थे जो कोई और मैमल नहीं कर सकता था। वो घंटों तक दौड़ सकते थे। दिन की सबसे गर्मी में भी वो घंटों तक दौड़ सकते थे। जानवर ओवरहीटेड हो जाता था और गिर जाता था, पर इंसान स्वेट करता था, कूल रहता था और दौड़ भी सकता था। तो कोई भी प्राइमेट इंड्योरेंस रनिंग केपेबल नहीं है जिस तरह का इंसान है, और यही हमारी एवोल्यूशनरी सुपर पावर है दोस्तों। पर इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट नुआंस है। प्रोफेसर लिबरमैन, एक और प्रोफेसर, कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कभी भी सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं दौड़े, वो दौड़े क्योंकि सर्वाइवल के लिए दौड़ना जरूरी था। आज हम एक्सरसाइज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट एंटायरली मॉडर्न है। हमारे जीन्स अभी भी वही हैं, मूवमेंट के लिए वायर्ड है, लेकिन हमारा मूवमेंट का पर्पस अब बदल गया है। अब आते हैं हम, जो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है
उसके बारे में समझते हैं ये कैसे इवॉल्व हुआ है। तो दोस्तों 600 बीसी में एक इंडिया का कंट्रीब्यूशन था फ्रॉम सुश्रुता। अब ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राइड मोमेंट है। अब हमको समझना पड़ेगा कि क्या उन्होंने उस टाइम पे किया, क्योंकि अभी तक हमको लगता था कि स्पोर्ट्स का जो भी साइंस है वो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ग्रीक्स, यूरोपियंस, अमेरिकन्स या रशियंस का मेंशन होता है उसमें। लेकिन आप आज सुनोगे और फील करोगे प्राउड जब आपको पता लगेगा कि दुनिया का सबसे पहला फॉर्मली रिकॉर्डेड जो फिजिशियन है जो रेगुलर एक्सरसाइज को प्रिस्क्राइब करता था वो ग्रीक नहीं था, रोमन नहीं था, वो था एक इंडियन। अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी की पीयर रिव्यूड रिपोर्ट है जिसमें सुश्रुता ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब मॉडरेट डेली एक्सरसाइज प्रीडेटिंग हिपोक्रेट्स एंड गेलेन बाय सेंचुरीज। तो सुश्रुता में 600 बीसी एंशिएंट इंडिया में वो एक फिजिशियन और एक सर्जन थे जिनके राइटिंग का कलेक्शन है सुश्रुता संहिता। उन्होंने फॉर्मली प्रिस्क्राइब किया था व्यायामा यानी स्ट्रक्चर्ड डेली एक्सरसाइज अपने पेशेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए और ओवरऑल बॉडीली बैलेंस के लिए। मतलब सिंपल वर्ड्स में आज से 2600 साल पहले एक इंडियन डॉक्टर अपने पेशेंट्स को बोल रहा था रोजाना एक्सरसाइज करो। सिर्फ एक चीज नहीं कहते थे, वो ये भी कहते थे कितना करो। अगले एज के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, सीजन के हिसाब से हर इंसान के लिए अलग प्रिस्क्रिप्शन। ये पर्सनल एक्सरसाइज साइंस थी 600 बीसी में। और कुछ सोलों बाद आए चराका 300 बीसी में, जिनके चराका संहिता में भी डेली एक्सरसाइज को आयुर्वेदिक हेल्थ का कोर एलिमेंट बताया गया है दोस्तों। अब दोस्तों जब वेस्टर्न साइंटिस्ट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लिखते हैं वो मोस्टली ग्रीक से शुरू करते हैं, लेकिन इंडिया का ये कॉन्ट्रीब्यूशन हजारों साल पुराना है और आज पीयर रिव्यू जर्नल्स में ये रिकॉग्नाइज हो रहा है। ये हमारे पूर्वज से दोस्तों, ये है हमारी धरोहर टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस। अब इसके बाद 776 बीसी में एंशिएंट ग्रीस में, इसी पीरियड में ग्रीस में भी स्पोर्ट्स साइंस डेवलप हो रही थी। पहले ओलंपिक्स गेम हुए, एथलेटिक्स के कोचेस, पेडो ट्राइब्स ऑब्जर्व कर रहे थे कि ट्रेनिंग लोड ग्रेजुअली बढ़ाओ तो एथलीट बेटर परफॉर्म करता है। अब एक और स्टडी है क्रेमर, रैटमेंथ एंड फ्रेंच की 2002 की, जो करंट स्पोर्ट्स साइंस मेडिसिन रिपोर्ट है। उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो कि रिलेट करता है वेट बढ़ाने से। उनके हिसाब से प्रोग्रेसिव ओवरलोड रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन द बॉडी ड्यूरिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। मतलब सिंपल वर्ड्स में बॉडी को आराम से मत रहने दो, थोड़ा थोड़ा ज्यादा दो, वेट में, स्पीड में, डिस्टेंस में, ताकि बॉडी बार बार ग्रो करे। इसका डेडिकेटेड लेक्चर भी आएगा इस चैनल पे बाद में। उसके बाद 150 एडी में गैलन, जो ग्रीक रोमन फिजिशियन गैलन ने फॉर्मली नोट किया कि एक्सरसाइज करने से पल्स रेट बढ़ती है, मूवमेंट ऑफ बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। इन्हें दुनिया का पहला एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट ब्रॉडली माना जाता है। लेकिन जैसे हमने देखा सुश्रुता 700 साल पहले से ये कर चुके थे। फिर आए केनी, विल्मोर एंड कॉस्टिल, जिन्होंने फिजियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज को डिफाइन किया। उनके हिसाब से एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बॉडीज एक्यूट रिस्पॉन्सेज एंड क्रोनिक एडेप्टेशंस टू अ वाइड रेंज ऑफ एक्सरसाइज कंडीशंस। सिंपल वर्ड्स में बॉडी पे दो चीजें होती है जब तुम एक्सरसाइज करते हो, एक एक्यूट रिस्पॉन्स, तुरंत रिएक्शन जैसे हार्ट रेट बढ़ना, और दूसरी क्रोनिक एडेप्टेशन, लॉन्ग टर्म बदलाव जैसे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ना। इसका डेडिकेटेड लेक्चर भी आगे आप देख पाएंगे इस चैनल के ऊपर। फिर आते हैं हम 1680 में, जहां पे जियोवानी अल्फोंसो बोरेली, जो इटालियन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे जिन्होंने गैलीलियो के अंडर ट्रेन किया था, उन्होंने बताया ऑन द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। 1680 में उन्होंने भी एक जर्नल रिसर्च पब्लिश किया। पहली बार मैथमेटिक्स और फिजिक्स यूज करके मूवमेंट को एनालाइज किया गया था उसके अंदर। फॉलोड बाय पोप एमएच का स्पाइन जर्नल, जिसमें लिखा गया कि अब जियोवानी जो हैं अल्फोंसिस बोरेली को ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ बायोमैकेनिक्स। उनका फोकस मोर ऑन बायोमैकेनिक्स था, क्योंकि उनका जो सर्च पेपर था वो एक्सटेंडेड टू बायोलॉजी द रिग्रेस एनालिटिकल मेथड्स डेवलप्ड बाय गैलीलियो। इन सिंपल वर्ड्स, तुम्हारा बॉडी एक मशीन की तरह काम करता है। बोन्स आपके लीवर्स हैं, मसल्स मोटर्स हैं और जॉइंट्स पिवट जॉइंट्स हैं।
बायोमैकेनिक्स इसी का साइंस है दोस्तों, इसी का भी डेडिकेटेड लेक्चर आप आगे सुन पाएंगे हमारे चैनल पे। उसके बाद आया 1922 में आर्चीबाल्ड विवियन हिल, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं। अब उनको मिला था एक लेटर नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन was awarded jointly to Archibald Vivian Hill for his discovery relating to the production of heat in the muscle and to Otto Fritz Mayroff. हिल ने खुद पे एक्सपेरिमेंट्स किए, सुबह 7:15 से 10:30 तक खुद दौड़ते थे, अपना ऑक्सीजन कंजम्पशन मेजर करते थे। इन्हीं की रिसर्च से मिला VO2 मैक्स, जिसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर। ये VO2 मैक्स जो है आज एलीट एथलेटिक एरोबिक परफॉर्मेंस का गोल्ड स्टैंडर्ड है दोस्तों, उसको उससे मेजर किया जाता है। फिर आया पीरियड ऑफ पीरियडाइजेशन 1963। तो पीरियडाइजेशन का जन्म सोवियत साइंटिस्ट ने ह्यूमन परफॉर्मेंस में इन्वेस्ट करके किया, क्योंकि कोल्ड वॉर ओलंपिक्स पे भी लड़ रही, कोल्ड वॉर जो है वो ओलंपिक्स में भी चल रही थी। तो उन्होंने डेवलप किया पीरियडाइजेशन, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर ट्रेनिंग फेजेस में ट्रेनिंग प्लान करना, ताकि कंपटीशन के टाइम पर पीक हो। आज पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया ये यूज करती है दोस्तों। फिर आया 1966, इसमें डैलस बेड रेस्ट स्टोरी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से आई, जहां पे 5 हेल्दी मैन को 3 हफ्ते तक सिर्फ बेड पे लेटना था। अब 3 हफ्ते 3 वीक्स ऑफ बेड रेस्ट के बाद इट कॉज द ग्रेटर डिटेरियोरेशन एज पर द स्टडी इन कार्डियोवैस्कुलर एंड फिजिकल वर्क कैपेसिटी दैट डिड 30 years ऑफ एजिंग इन दीज 5 men। उसका मतलब 3 हफ्ते बेड पे रहने से 30 साल की एजिंग से ज्यादा डैमेज करता है। 3 हफ्ता बेड पे रहना 30 साल की एजिंग ज्यादा डैमेज करता है, ये प्रूव किया गया उस रिस्पेक्टिव स्टडी में। फिर आया एक NCSA का, जिसमें था एसेंशियल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग। उसमें लिखा गया था रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द ट्रेनिंग एडेप्टेशंस आर लॉस्ट व्हेन ट्रेनिंग लोड्स आर रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड एट अ रेट जनरली फास्टर देन दे वर गेन्ड। सिंपल वर्ड्स में यूज इट और लूज इट आपने बहुत बार सुना होगा। जो बनाया है मेंटेन करना पड़ेगा, और ये जाता बहुत जल्दी है, जो भी आपने बिल्ड किया होगा थ्रू वॉट एवर वर्कआउट यू आर ट्राइंग टू डू। जिससे जल्दी बना था उससे जल्दी जाता है। नाउ इंडिया की मॉडर्न साइंस में दोस्तों, इंडिया में भी स्पोर्ट्स साइंस अब सीरियसली लिया जा रहा है। SAI जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अब डेडिकेटेड स्पोर्ट्स साइंस टीम्स भी हैं। फिजियोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, बायोमैकेनिक्स सब एक साथ काम करते हैं इंडियन एथलीट्स के लिए, इंडियन एथलीट्स के परफॉर्मेंस को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए। इवन BCCI क्रिकेट के लिए स्पोर्ट्स साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर चुका है, राइट। सो फिटनेस स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी हैं। अब नेशनल टीम के लिए आपने देखा है विराट कोहली के जमाने के बाद ये फिटनेस लेवल कंप्लीटली बदल चुका है दोस्तों, विच इज ऑब्वियसली अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन स्पोर्ट्स एंड जनरली द कंट्री। और दूसरा, नीरज चोपड़ा में 220 टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीत के उनका ट्रेनिंग मॉडल भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंस अप्लाइड टू एन इंडियन एथलीट। बायोमैकेनिक्स एनालिसिस, पीरियडाइज्ड ट्रेनिंग, रिकवरी प्रोटोकॉल्स, सब कुछ सिस्टमैटिकली किया जाता है। अब एक नंबर जो इंपॉर्टेंट है सुनने के लिए, जो ICMR इंडिया AB स्टडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से है कि मोर देन 90% ऑफ इंडिविजुअल्स इन बोथ अर्बन एंड रूरल इंडिया रिपोर्टेड डूइंग नो रिक्रिएशनल फिजिकल एक्टिविटी व्हाटसोएवर। इट्स अ स्टैगरिंग नंबर दोस्तों, मोर देन 90%। मतलब सिंपल वर्ड्स में 10 में से 9 इंडियंस कोई रिक्रिएशनल एक्सरसाइज नहीं करते, 0। अब आपको ये नंबर काफी बड़ा लग रहा होगा, बट एज पर ऑफिशियल रिपोर्ट्स दिस इज व्हाट्स अवेलेबल। अगेन ऑब्वियसली इफ द नंबर इज कम डाउन, विच इज ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। यही वो गैप है जो हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं बाय डिसेमिनेटिंग, शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड हेल्पिंग पीपल अचीव देयर बिगेस्ट पोटेंशियल, अपना सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सके। अब हम समझते हैं, अभी हमने बात किया पूरा एवोल्यूशन का, इंसान कैसे इवॉल्व हुआ है थ्रू द एजेस एंड थ्रू साइंस। अब समझते हैं स्पोर्ट्स साइंस होता कैसे है, उसे बोलते क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन एंड व्हाट इज स्पोर्ट्स साइंस ऑल अबाउट। सो एज पर अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन है ये, 1954 में फाउंड हुई थी। अराउंड 50,000 प्लस मेंबर वर्ल्ड वाइड हैं उसके। स्पोर्ट्स साइंस इज द स्टडी ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स underlying athletic performance, including the physiological, biomechanical, psychological, and nutritional factors that influence physical activity and sport.
सिंपल वर्ड्स में एक ऐसा साइंस है जो एक समझने की कोशिश करती है कि ह्यूमन बॉडी फिजिकली बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकती है। सिर्फ जिम साइंस नहीं है ये, इसमें बॉडी के अंदर की चीजें जैसे फिजियोलॉजी, मूवमेंट का फिजिक्स है, बायोमैकेनिक्स, दिमाग की गेम है साइकोलॉजी, और खाने पीने का साइंस है जैसे न्यूट्रिशन। ये सब मिलके एक ही सवाल का जवाब देते हैं, इंसान अपनी पीक परफॉर्मेंस को तक कैसे पहुंच सकता है। दोस्तों, स्पोर्ट्स साइंस में मल्टीपल डिसिप्लिन है। आने वाले वीडियोस में हम इन्हें डीपली कवर करेंगे। अभी सिर्फ एक एक को इंट्रोड्यूस करते हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो पहला है फिजियोलॉजी, विच इज बॉडी के अंदर क्या होता है एक्सरसाइज के दौरान। इसमें कॉन्सेप्ट हैं जैसे VO2 मैक्स, एनर्जी सिस्टम, जो हम दूसरे वीडियोस में भी कवर कर रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है बायोमैकेनिक्स, जो है मूवमेंट का फिजिक्स, राइट, मूवमेंट का साइंस। उसमें आता है कि हम कैसे चलते हैं, हम कैसे दौड़ते हैं, और फोर्स कैसे जनरेट करता है थ्रू द डिफरेंट एक्शन दैट वी डू। तीसरा है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो है फ्यूल का साइंस, क्या हमको खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, परफॉर्मेंस के लिए बॉडी को कैसे फीड करना चाहिए। और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, वो है आपके दिमाग की गेम, कि प्रेशर में आप परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, कैसे फोकस कर सकते हैं, कैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जो ट्रेनिंग का साइंस है, सिस्टमैटिकली स्ट्रॉन्गर और फास्टर आप कैसे बने। ये सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने बाकी के वीडियोस में, क्योंकि आज हम सिर्फ फाउंडेशन रख रहे हैं जस्ट टू गेट द थिंग स्टार्टेड। दोस्तों, लास्ट पीस में हम देखेंगे कैसे जो भी एवोल्यूशन हुआ है स्पोर्ट्स साइंस का, उसने कैसे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया, राइट, जस्ट टू एस्टैब्लिश की व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस स्पोर्ट्स साइंस। तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल 100 मीटर स्प्रिंट ना, 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक्स में डोनाल्ड लिपिनकॉट पहला ऑफिशियल रेटिफाइड वर्ल्ड रिकॉर्ड था 10.6 सेकंड्स का। 1968 में जिम हाइंस यूएसए का 9.95 सेकंड्स फॉर 100 मीटर। पहली बार कोई इंसान 10 सेकंड के बैरियर के नीचे था। पर 2009 में उसेन बोल्ट ने जमैका में 9.58 सेकंड्स का किया बर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और आज भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो देखा जाए तो 100 सालों में 10.6 से 9.58 सेकंड्स, एक पूरा सेकंड कम कर पाए हम लोग। 100 मीटर में एक सेकंड का मतलब दैट आप अपने कॉम्पिटिटर से 8 मीटर पीछे हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट एक फुल क्रिकेट पिच के जितना आप पीछे हैं। दैट इज व्हाट इट मींस इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल रेफरेंस व्हेन यू टॉक अबाउट 100 मीटर। और एलीट लेवल पे ये जमीन और आसमान का फर्क है। आइए देखें मैराथन में क्या प्रोग्रेस हुआ। मैराथन इज अराउंड 42.195 किलोमीटर्स। 1908 में लंदन ओलंपिक्स में जॉनी हेज यूएसए पहला ऑफिशियल स्टैंडर्डाइज मैराथन था, 2 घंटे 55 मिनट 18 सेकंड में पूरा हुआ। 2026 में शिकागो मैराथन में केल्विन किप्टम केन्या ने 2 घंटे 35 सेकंड, जो अभी भी करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। 115 सालों में ऑलमोस्ट 1 घंटे का इंप्रूवमेंट 42 किलोमीटर की रेस में। सोचो कितना बड़ा फर्क है इन ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल। आज देखते हैं हम एंड्योरेंस, तो हमने देखा, अब देखते हैं हम वेट लिफ्टिंग एज वेल। 1896 में एथेंस में पहले मॉडर्न ओलंपिक्स, हैवीएस्ट टू हैंड लिफ्ट अप्रोक्सीमेटली 111 किलोग्राम का था दोस्तों। अब 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में लाशा तलखाड़े जॉर्जिया के क्लीन और जर्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड के उन्होंने 267 किलोग्राम का। आज का एथलीट 2.5 गुना ज्यादा वेट उठाता है जो 1896 में वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो सवाल ये है दोस्तों कि ये इंप्रूवमेंट आई कहां से। इंसान का बायोलॉजी नहीं बदला, मसल सेम है, बोन सेम है, डीएनए नहीं बदला। जो बदला है वो है ट्रेनिंग का साइंस, न्यूट्रिशन की अंडरस्टैंडिंग, रिकवरी की मेथोडोलॉजी, साइकोलॉजी की एप्लीकेशन। ये सब मिलकर सिस्टमैटिकली पुश करते हैं ह्यूमन परफॉर्मेंस की सीलिंग को, और इन सब को स्टडी करेंगे और अप्लाई करने का नाम है स्पोर्ट्स साइंस। सबसे समराइज दोस्तों, एक बार पूरी कहानी समराइज करते हैं। 7 मिलियन ईयर्स साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने ग्रासलैंड में सर्वाइवल किया, के लिए 2 पांव पर चलना सीखा। हंटर गैदर रोजाना 6 से 16 किलोमीटर मूव किया शिखर के लिए, सर्वाइवल के लिए। 600 BC में इंडिया में सुश्रुता ने पहली बार फॉर्मली प्रिस्क्राइब किया, रोजाना एक्सरसाइज करो। 776 BC में ग्रीक कोचेज ने प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग ऑब्जर्व की और उसको लाए। 150 AD में गैलन ने मूवमेंट और बॉडी के कनेक्शन को डॉक्यूमेंट किया। 1680 में बोरेली ने बायोमैकेनिक्स की नींव रखी। 1922 में एवी हिल ने नोबेल प्राइज जीता और VO2 मैक्स को डिस्कवर किया। 1963 में पीरियोडाइजेशन फॉर्मलाइज हुई।
1966 में डैलस रेसबर्ग स्टडी ने प्रूफ किया कि मूवमेंट की कीमत क्या है दोस्तों। और 2009 में उसेन बोल्ट ने 9.58 सेकंड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, जो आज भी कायम है। 2021 में नीरज चोपड़ा ने इंडिया का ओलंपिक गोल्ड अचीव किया और 2023 में केलन क्लेटन ने 2 घंटे 35 सेकंड में मैराथन कंप्लीट किया। ये सब कनेक्टेड लाइंस हैं दोस्तों, और इंडिया इस लाइन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है शुरुआत से। जैसे कि जब भी हम वार्म अप करते हैं तो वो सुश्रुता और गैलन है। जब हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं तो वो ग्रीक कोचेस है। जब हम कोई अपना VO2 मैक्स मेजर करते हैं तो वो एवी हिल है जिसने हमें वो दिया। और जब हमारा कोड पीरियोडाइज ट्रेनिंग ब्लॉक बनाते हैं तो वो है सोवियत स्पोर्ट्स साइंस की धरोहर। ये सब आपस में कनेक्टेड है दोस्तों, और इस चैनल पे हम ये पूरी लीनियज एक्सप्लोर करेंगे इन द फ्यूचर वीडियोस, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, सोर्स बाय सोर्स, सिंपल सरल शब्दों में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर करिए जिसको ये बेनिफिशियल होगा। और दोस्तों, वन डिस्क्लेमर, कुछ भी ट्रेनिंग शुरू करने के पहले अपने ट्रेनर और मेडिकल डॉक्टर का जरूर कंसल्ट करें, ताकि आपको पता लगे आप किस स्टेज पे और आप क्या कर सकते हैं। आगे की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।